उज़्बेकिस्तान में केएफसी जैसे फ़ास्ट फ़ूड का काम कैसा रहता है? उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान में प्लम्बर का काम कैसा है? उज़्बेकिस्तान वीज़ा प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? एक साला वर्क वीज़ा की कीमत कितनी होती है? वीज़ा के लिए कितना पैसा मुनासिब समझा जाता है? उज़्बेकिस्तान से रोमानिया का वीज़ा कितने वक्त में लगता है और पाकिस्तान से कौन से वीज़े पर आना पड़ेगा? काज़ाकिस्तान में शादी करने का क्या क्या फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन मैं आपसे मुखातिब हूँ उज़्बेकिस्तान से। तो कुछ नए सवालात के जवाबात आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हैं। और लेकिन आज मैं एक और चीज़ भी अर्ज़ किए देता हूँ कि आइंदा जो भी दोस्त हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और वो जब सवाल करते हैं तो उन्हें ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपने सवाल के साथ अपना नाम लिखें और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। यानी कि अपना नाम और शहर का नाम, उससे आपको मुखातब करने में ज़रा आसानी हो जाती है। और आमतौर पर फिर लोग ये भी समझते हैं कि पता नहीं ज़बीउल्लाह अपने पास से बातें जोड़ी रखता है, कोई पूछता भी है कि नहीं पूछता। तो लेकिन सच्ची बात ये है कि आप लोग पूछते हैं तो मैं उनके जवाबात देता हूँ, वगरना मैं इतना ज़हीन ज़ून कोई नहीं हूँ। ये अभी हमें एम इरशाद साहब ने एक सवाल किया है और उन्होंने पूछा है कि ज़बीउल्लाह भाई प्लीज़ ये बताएं उज़्बेकिस्तान के हवाले से, उज़्बेकिस्तान में केएफसी जैसे फ़ास्ट फ़ूड का काम कैसा रहता है? फिर ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि मैं सस्ता और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए एक अच्छा मुल्क तलाश कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, और ये भी बताएं कौन से शहर में बर्फ़बारी नहीं होती, क्योंकि हम लोअर पंजाब के लोग हैं और बर्फ़बारी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका वो व्यूअर जो आपके चैनल को सपोर्ट करता है। मेरे प्यारे भाई, आप चैनल को ना भी सपोर्ट करते तो आपने सवाल पूछा तो हमें जवाब देना चाहिए था। मैं इसे अपनी अखलाकियात समझता हूँ। तो सबसे पहली जो बात आपने की है कि केएफसी जैसा फ़ास्ट फूड पॉइंट यहाँ पर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, या ये काम कैसा है? तो ये काम बहुत अच्छा है, यहाँ ये काम चल रहा है। क्योंकि ताशकंद से जब आप समरकंद की तरफ आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जगह जगह पे इस तरह के फ़ास्ट फूड पॉइंट जो हैं वो बने हुए हैं। और वहाँ बर्गर बिक रहा होता है, पिज़्ज़ा बिक रहा होता है, कॉफ़ी होती है, तो कहवा होता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये काम अच्छा है, नॉट बैड। और सस्ता मुल्क भी है उज़्बेकिस्तान, मुल्क भी सस्ता है, इस्लामी मुल्क भी है। तो बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से जो आपने बात की है तो ये सही है। बस ज़रा बच्चों की स्टडी के हवाले से थोड़ा मसला शायद आपको हो कि यहाँ बच्चों की इंग्लिश मीडियम अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी फ़ीसें ज़्यादा होंगी। तो आगे आपने मुझसे ये पूछा है कि कौन सा शहर ऐसा है उज़्बेकिस्तान में कि जहाँ बर्फ़बारी नहीं होती। तो मेरा ख़्याल है कि नकूस वाली साइड जो है, औरगंज और नकूस, वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती होगी चूँकि वो साइड पर हैं। और ये वेस्ट की तरफ है, समरकंद, बुखारा और फ़रगाना, आंदीजान और ये ताशकंद, ये शहर इस तरफ हैं। और वो साउथ की तरफ हैं। जो नकूस है वो कराकल पाकिस्तान, एक ख़ुद मुख्तार स्टेट है उज़्बेकिस्तान की, तो उसका दारुल हुकूमत है। और उसके साथ आगे फिर ख्वारज़म आ जाता है और औरगंज है। उन इलाकों में बर्फ़बारी नहीं होती, अगर होती भी होगी तो ना होने के बराबर होती होगी। आगे जी एक सवाल किया है, ये मावीद अहमद हैं या नवीद अहमद हैं, लिखा चूँकि एम से है इन्होंने तो मावीद ही पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ सामने आ गया है। मावीद अहमद पूछ रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान में प्लम्बर का काम कैसा है? देखें, एक स्किल है मेरे भाई, एक हुनर है, और ये काम होना चाहिए, क्यों नहीं। यहाँ पर सेंट्री का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग करते हैं। इवन के फॉरनर से तो वो डॉलर्स में उसकी लेबर लेते हैं। हमको काम करवाने के लिए जाते हैं घर का कोई सेंट्री का, तो वो कहता है नहीं मैं इतने डॉलर लूँगा। उनका सोम से कोई बात ही नहीं करते लोकल करेंसी की। तो अच्छा काम है, अगर आपके पास ये स्किल है तो आप यहाँ आकर, जो पहले से सेंट्री शॉप्स हैं, जो पहले से ठेकेदार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज उनको दे सकते हैं, उनकी खिदमत हासिल करें, उनसे बात करें, उन्हें कहें कि मैं अपनी ये स्किल जो है वो आपके साथ यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो आई होप कि आपको दोनों मुल्कों में जॉब मिलनी चाहिए। कज़ाकिस्तान ज़रा ज़्यादा बेहतर है। खैर इसका मतलब ये नहीं कि उज़्बेकिस्तान बेहतर नहीं है, मैं उज़्बेकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन ये कि कज़ाकिस्तान थोड़ा अमीर मुल्क है ना, इस वजह से।
मोहम्मद हमदानी हमसे पूछ रहे हैं उज़्बेकिस्तान वीज़ा प्रोसेस में कितना वक्त लगता है, 1 साल वर्क वीज़ा की कीमत कितनी होती है, वीज़ा के लिए कितना पैसा मुनासिब समझा जाता है। अब वीज़ा 2-3 कैटेगरी का ना मेरा भाई। अगर तो विज़िट वीज़े की बात करें तो विज़िट वीज़े में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में 4-5 दिन में, यहाँ चले 1 हफ़्ता लगा लें, 1 हफ़्ते में यहाँ से आपका इन्विटेशन निकलेगा और एम्बेसी 3 दिन में या 4 दिन में एम्बेसी आपका वीज़ा लगा देगी। तो आपका जो विज़िट वीज़ा है वो आपको मिल जाता है 10 दिन में। अगर आप देखें तो 10-12 दिन में लगा लें आप, 1 महीने का वीज़ा होता है। जो 1 साल का वर्क वीज़ा आप कह रहे हैं ना, टाइम उसका भी उतना ही लगना है, क्योंकि पासपोर्ट ऑलरेडी आपने किसी ट्रैवल एजेंसी को वहाँ पर दिया होगा। यहाँ से इन्विटेशन निकलेगा जिसे टेलेक्स कहते हैं, जो 1 साल का वीज़ा होता है, वो वहाँ जाएगा एम्बेसी में और वो उतने ही 3-4 दिनों में, 5 दिनों में आपको वीज़ा दे देंगे। ये अगर कोई कंपनी आपको जॉब दे रही है तो आप यूँ समझिए वो आमादा हैं, आप आमादा हैं, दोनों राज़ी हैं एक दूसरे के साथ, तो ये 15 दिन का सारा काम है आपका यहाँ पहुँचने में। बाकी उसकी कीमत कितनी होगी मैं बहुत दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये वो उस कंपनी को पता है कि आपकी कीमत क्या है। अगर आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है ना तो ये कंपनी आपको वीज़ा भी फ्री देगी, आपको टिकट भी दे देगी, आपका प्रोटेक्टर भी करवा देगी। आएंगे तो हो सकता है कि फूलों के हार भी आपको पहना दें अगर आपकी कीमत है तो। लेकिन अगर आप कीमती उनके लिए नहीं है तो फिर हो सकता है वो अपना वीज़ा 6 लाख में बेचें, हो सकता है 8 लाख में बेचें। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी वर्थ कितनी है। वीज़ा के लिए कितना पैसा मुनासिब समझा जाता है, मुझे मेरे भाई इस सवाल की समझ नहीं आई कि कौन से वीज़े के लिए। अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं तो कोई पैसा नहीं चाहिए, वही जो आपकी फ़ीस है एम्बेसी की, $60 एम्बेसी की फ़ीस है और जो टैक्स आपको दे रहा है मेरे ख्याल में $15-20 उसकी फ़ीस होनी चाहिए। तो ये सारा एक $100 में आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा विज़िट वीज़े के लिए तो नहीं चाहिए होता। अगर ये सलमान बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट का शोरूम बनाना चाहता हूँ उज़्बेकिस्तान में। इसका क्या तरीका है और ये बिज़नेस कैसा रहेगा? बराए मेहरबानी मुझे गाइड करें। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे तो मैंने देखें कि डेंटिस्ट की दुकानें यहाँ पे दुकानों से मुराद क्लिनिक, डेंटिस्ट के क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं यहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। तो अगर आप ये इनके इंस्ट्रूमेंट का शोरूम बनाना चाहते हैं, शोरूम से मुराद यही है कि आप एक स्टोर बनाना चाहते हैं उसका। तो अगर आप बनाना चाहते हैं और आपका बेहतरीन मशवरा ये है कि आप उससे पहले जब आप ये सारा सामान यहाँ पर ले आएँ पाकिस्तान से या सियालकोट से, जहाँ से आप ये इंस्ट्रूमेंट दुबई से लाना चाहते हैं, मॉस्को रशिया से लाना चाहते हैं, जहाँ से भी लाना चाहते हैं, तो यहाँ आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो अपनी कैटलॉग बनाएं, आप कैटलॉग बना के जितने भी डेंटिस्ट क्लिनिक हैं उनके पास जाएं और उन्हें ऑफ़र करें। उन्हें बताएं जी कि ये चीज़ें हमारे पास होती हैं हमारे स्टोर में, तो आप या हमारे शोरूम जिसे आपने कहा है कि ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो मैं तो इसे कहूँगा ये अच्छा काम है और वाइट कॉलर काम है, रिस्पेक्टेबल काम है और अगर आपके पास ये स्किल है तो ये आपको करना चाहिए मेरा भाई। आगे नवीद शानपुरी कहते हैं उज़्बेकिस्तान से रोमानिया का वीज़ा कितने वक्त में लगता है और पाकिस्तान से कौन से वीज़े पर आना पड़ेगा? देखें मेरे भाई, यहाँ से रोमानिया का वीज़ा उस वक्त तक नहीं लगेगा जब तक रोमानिया से आपको कोई इनविटेशन नहीं भेजता, या आपने वहाँ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है और वो उन्होंने आपको यहाँ वीज़ा भेजा है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो वो कहेंगे कि आप उस मुल्क में जाके वीज़ा लगवा लें जहाँ रोमानिया की एम्बेसी मौजूद है। और रोमानिया की एम्बेसी थाईलैंड में, सिंगापुर में है, दुबई में है और उज़्बेकिस्तान में है। तो अगर तो आपके, या दूसरा आपको वहाँ किसी कंपनी ने जॉब का वीज़ा दिया हुआ है, वहाँ से वीज़ा आपका इशू हुआ हुआ है जॉब का, लेकिन आपने एम्बेसी से आ जाके वीज़ा पेस्ट करवाना है, तो फिर तो आपको उज़्बेकिस्तान आना चाहिए। ये अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है तो फिर आप आ जाएं और यहाँ रोमानिया की एम्बेसी मौजूद है और यहाँ आकर के आप उन्हें इंटरव्यू देंगे और मेरे ख्याल में 7-8 दिन का प्रोसेस है। अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना है तो वो आपको वीज़ा दे देंगे, वीज़ा नहीं देना तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है रशियन ज़ुबान में यहाँ आकर के, और फिर पाकिस्तान एम्बेसी से उसको अटेस्ट भी करवाना पड़ता है। मैं खैर उस लंबे प्रोसेस में नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि अगर आपको वहाँ से वीज़ा आया हुआ है या आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है
तो तब आप यहाँ रोमानिया का वीज़ा लेने आएँ। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं जी उज़्बेकिस्तान विज़िट वीज़े पर आ जाएँ और यहाँ आकर के एम्बेसी चले जाएँ और जाकर उन्हें कहें जी कि कड्डो जी साडा वीज़ा कित्थे गया, हम या वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं निकालें जी वीज़ा, तो वो कहेगा किस चीज़ का वीज़ा, मैनू फड़ा के गया सा वीज़ा, मतलब किस चीज़ का वीज़ा। वीज़ा तो है किसी इन्विटेशन की बुनियाद पे, आपकी किसी स्किल की बुनियाद पे, किसी यूनिवर्सिटी कोई आपको मतलब बुला रही है तो तब ना। तो ये आम तौर पर पाकिस्तान में कुछ हमारे एजेंट लोग जो हैं वो सादा लोगों को यही कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान चलो, उज़्बेकिस्तान से हम आपको रोमानिया का वीज़ा लगा देंगे और आप हमें एक 10 लाख रुपया दे दें, या 6 महीने आप उज़्बेकिस्तान में रहें, 6 महीने बाद आपको रोमानिया का वीज़ा लेकर देंगे, 1 साल आप रहें, 1 साल के बाद रोमानिया का वीज़ा लेकर देंगे। मेरा भाई ये इतने फ्रॉड हमने उज़्बेकिस्तान में देखे हैं, इतना चीट हो रहे हैं यहाँ पे लोग कि बस मैं बता नहीं सकता आपको। तो बाकी जो इसमें क्या था, हाँ कौन से वीज़े पर आना पड़ेगा, अगर आपके पास इन्विटेशन है रोमानिया का और एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में ले रखा है तो मेरा भाई आप विज़िट वीज़े पर आएंगे, जिसकी कीमत मैंने बताई है $60 एम्बेसी की फ़ीस है और तकरीबन $40 एक्स्ट्रा आपके टैलेक्स के, और जो ट्रैवल एजेंसी आपका वीज़ा लगाएगी पाकिस्तान में वो ले लेंगे, तो एक $100 का आपका वीज़ा होना चाहिए और यही उसकी फ़ीस है। आगे जी सोर्स प्लान, ये उनके आईडी का नाम है मेरे ख्याल में, सोर्स प्लान। भाई मैंने रिक्वेस्ट की नाम लिखा करें, ज़रा मुखातब करना अच्छा लगता है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काज़ाकिस्तान में शादी करने का क्या क्या फ़ायदा है? हाँ फ़ायदा क्या है, औरत मिल जाएगी आपको वहाँ से, और वहाँ पर आपको जो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको असिस्टेंस मिल जाए। असिस्टेंस से मुराद ये है कि आपको जॉब तलाश करने में आपकी मदद करेंगी वो मुकामी खातून होगी। अगर आप वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं तो जो सरकारी इदारे हैं जहाँ से आपको एनओसीज़ लेने होते हैं, परमिशन लेना होती है, और वो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं चूँकि वो मुकामी खातून होंगी। और इसी तरह से आपके जो काम हैं वहाँ पर वो काम आसान हो जाएंगे अगर आप कज़ाकिस्तान में जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, या कोई जॉब करना चाहते हैं तो, आप कोई मैं अर्ज़ करूँ रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, मैं ये अर्ज़ करता हूँ, तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए भी जो उसकी परचेजिंग करने के लिए आपने मार्केट में जाना है तो आपको उस तरह की लैंग्वेज नहीं आती होगी जिस तरह की आपकी ज़ौजा को आती होगी या आपकी मिसेज़ को आती होगी, तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो शायद मुकामी ख़तून के साथ तो मेरे भैया शादी करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसमें नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन ये देख लें कि आपके पीछे घर वाले आपका फ़ायदा होने देते हैं कि नहीं होने देते, उनसे पूछ लीजिएगा, ये ना हो कि पीछे नुकसान हो जाए अगला फ़ायदा लेते लेते। तो लिखा है जी काज़ाकिस्तान पर एक डिटेल वीडियो बनाएं जिस फैक्ट्री में काम, जॉब, ड्राइविंग, वीज़ा प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्या अब वीज़े मिलते हैं? इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे ख्याल में आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसकी वजह से आपने ये कहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं कि जॉब किस किस कैटेगरी में है, ये भी इवन कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी एक वीडियो बना देता हूँ। मेरे ख्याल में वीडियो शायद अगर ज़्यादा तवील ना हो गई हो तो बाकी जो आपके सवालों के जवाब हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं।